हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेशों के जो मूल गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे योज्यता का गुण, दूसरा पढ़ेंगे आवेश संरक्षण, और तीसरा पढ़ेंगे क्वांटीकरण, और चौथा निश्चलता। एक एक करके इनको देखते हैं कि जो आवेश के ये मूल गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं आवेशों की योज्यता का गुण। तो कोई भी मान लीजिए कोई पृष्ठ है, उस पर कुल आवेश कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? उस पर जितना भी आवेश होगा उसका बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमें किसी भी पृष्ठ या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कुल आवेश कैसे प्राप्त होगा? बीजगणितीय योग के द्वारा, बीजगणितीय योग के द्वारा। अब बीजगणितीय योग क्यों करते हैं? क्योंकि जो वैद्युत आवेश जो होता है ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। जो आवेश होता है ये होता है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब इनको परिभाषित या इनको लिखने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें सिर्फ इसको परिमाण से लिखा जाता है, दिशा की इसमें आवश्यकता नहीं होती। तो अदिश जो राशियाँ होती हैं वो प्रायः बीजगणितीय योग के द्वारा उनका योग किया जाता है। जो बीजगणितीय योग मतलब हो गया कि जैसे हम सिंपल गणित के अंदर प्लस करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी प्लस किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई वस्तु या पृष्ठ है, इस पर कुल आवेश ये Q1, Q2, Q3, Q4, इस पर ये 4 प्रकार के आवेश हैं। Q1, Q2 और Q3 प्लस हैं और ये माइनस है, यानी कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। तो ये जो पृष्ठ है इस पर कुल आवेश अगर हम ज्ञात करें तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे इसका? ये होगा इन सभी आवेशों को उनके चिन्ह के साथ लिख लेंगे और उनका योग कर देंगे तो हमें इस पृष्ठ का जो कुल आवेश कितना होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और फिर प्लस करके माइनस Q4। तो इस प्रकार से प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, इस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको उदाहरण के लिए हम यहाँ पे Q1 की जगह 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम और यहाँ पे मान सकते हैं 2 कूलाम, माइनस का 2 कूलाम। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्लस वाले जितने भी हैं उनका पहले योग कर दो, 2 + 3 और 3 6 कूलाम तो प्लस के और माइनस के 2 कूलाम, तो इस पर कुल कितना हो जाएगा? 4 कूलाम। तो इस प्रकार से जो विद्युत होता है, विद्युत आवेश होता है वो योज्यता का गुण दर्शाता है, यानी कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान बीजगणितीय योग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे गुण के बारे में। इसका दूसरा गुण है संरक्षण का, यानी कि जो आवेश होता है, जो विद्युत आवेश होता है वो कुल संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब क्या है? यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आवेश होता है उसमें संरक्षण का गुण पाया जाता है। इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु A है, ये कोई वस्तु B है। अब इन दोनों में हमने घर्षण किया, घर्षण के बाद क्या हो गया? मान लीजिए A वस्तु तो धनात्मक आवेशित हो गई और B वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो गई। तो जितना धनात्मक आवेश होने का मतलब क्या होता है? इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और ऋणात्मक आवेश होने का मतलब क्या होता है? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो A वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी
बी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो आवेश है, कुल आवेश, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इस प्रकार से हम करेंगे 0, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है, केवल आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हुआ है। इस प्रकार से जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। तीसरा होता है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं संरक्षण वाले में। एक कांच, ये कांच है और ये रेशम का कपड़ा, इन दोनों के अंदर आपस में घर्षण करते हैं, यानी कि कांच को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, तो जो कांच होता है वो धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और रेशम जो होती है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे ऋणावेशित, जितना ये कांच धनावेशित होगा उतना ही ये ऋणावेशित होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन गए, इसने इलेक्ट्रॉन उतने ही ग्रहण किए। जो हमने उदाहरण वैसे ए और बी के द्वारा देखा, इसको भी यहाँ देख सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं। तो कुल अगर आवेश देखें तो कुल आवेश 0 होगा, यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है। तो इस प्रकार से इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि जो आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में क्या कैसे होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से वो स्थानांतरित होता है। यहाँ पे जो आवेश स्थानांतरण कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये संभव नहीं है। कहने का मतलब जो आवेश होता है वो क्वांटीकरण जो नियम होता है उसको फॉलो करता है। क्वांटीकरण का नियम फॉलो करता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु पर आवेश स्थानांतरित हुआ है तो न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन आवेश स्थानांतरित हो सकता है, उससे कम स्थानांतरित नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पूर्ण गुणज 1, 2, 3, 4 के रूप में ही हो सकता है, भिन्न के रूप में कभी भी स्थानांतरित नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं आवेश के क्वांटीकरण का नियम। जैसे उदाहरण यही देख लेते हैं, यहाँ पे रेशम और कांच का जो उदाहरण है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसने त्यागे हैं, इसने ग्रहण किए हैं। त्यागे हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, धनावेशित, और इसने ग्रहण किए हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, ऋणावेशित। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहे हैं वो पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं जा सकते। आधा इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से नहीं जा सकते। तो अगर हम किसी वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो आवेश होता है स्थानांतरण के लिए अगर कोई फॉर्मूला दे तो हम Q बराबर NE दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि E जो होता है ये इसका न्यूनतम आवेश है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, और N का मतलब हो गया नंबर्स 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से
जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान कितना होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे ये जो Q बराबर होता है Ne, इस फॉर्मूले से हम देते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कितना आवेश स्थानांतरण हो सकता है। और इससे अगली बात देखते हैं कि जो आवेश होता है वो हमेशा सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। द्रव्यमान से संबंधित होने का मतलब क्या होता है? आवेश जो होता है ये हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु आवेशित है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो द्रव्यमान जो है वो जरूरी नहीं कि आवेशित ही हो। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं कि वह उस पर कोई आवेश उपस्थित हो। तो अगर कोई वस्तु आवेशित है, लिख लेते हैं, कोई वस्तु आवेशित है तो 100% उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य है। लेकिन अगर किसी वस्तु का कुछ द्रव्यमान है यह आवश्यक नहीं कि वह आवेशित हो। यानी कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित है लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं है। अब तीसरा देखते हैं कि आवेश जो होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। आवेश 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है स्थिर अवस्था में, यानी कि वह किसी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहा हो, स्थिर अवस्था में। दूसरा हो सकता है एक नियत गति से, नियत गतिशील हो सकता है। तीसरा हो सकता है त्वरित गतिशील। तो देखिए, जो स्थिर अवस्था में अगर आवेश है तो वह उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। अगर नियत गति से गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, उसके साथ करेगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित गति से गतिशील है तो वह ये दोनों क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, यानी कि वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय विकिरण, ये तीनों उत्पन्न करेगा। देखिए, स्थिर अवस्था में होने का मतलब क्या है? उसमें चाल 0 होगी। नियत गतिशील है, इसका मतलब क्या है? एक नियत वेग से वह गतिशील कर रहा, नियत वेग से गतिशील है। कहने का मतलब मान लीजिए वह 1 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है तो वह लगातार 1 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ही चलता रहेगा। त्वरित गतिशील का मतलब क्या है? समय के साथ उसकी चाल या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, और अगर कम हो रही है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए चाल जो है पहले 1 मीटर प्रति सेकंड थी, फिर दूसरी मिनट में 2 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अगर इस प्रकार से बढ़ रही है तो वह त्वरित गति हो गई, यानी कि वह बढ़ती हुई गति हो गई। तो इस प्रकार से अगर त्वरित गति है तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय विकिरण ये उत्पन्न होते हैं। नियत गतिशील है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और अगर स्थिर अवस्था में है आवेश तो उसके कारण, आवेश के कारण, स्थिर अवस्था में जो आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर जो हमारा अंतिम आवेश का मूल गुण है वो है निश्चरता। निश्चरता का मतलब है कि जो आवेश होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र पर निर्भर
नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई आवेश है Q, इसको यहां पे रखो या किसी अन्य स्थान पर रखो, इस आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये +Q पहले था तो उस दूसरे स्थान पर भी +Q ही बना रहेगा। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है कि एक स्थान पर कुछ और आवेश आ गया और दूसरे स्थान पर कुछ और आ गया। अलग अलग स्थानों पर भी आवेश का मान जो है वो समान बना रहता है। दूसरा यह है कि जो आवेश है ये चाल से स्वतंत्र रहता है। चाल से स्वतंत्र रहने का मतलब क्या है? अगर कोई आवेश किसी वस्तु पर, मान लेते हैं किसी वस्तु पर Q आवेश है जब यह स्थिर अवस्था में थी, अब यह वस्तु v वेग से गतिशील है, तो उस अवस्था में भी इस वस्तु पर जो आवेश Q था पहले स्थिर अवस्था में, तो ये v वेग से गतिशील जो वस्तु है उस पर भी +Q ही आवेश बना रहेगा। तो इस प्रकार से यह चाल से स्वतंत्र होती है। विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में दोनों में आवेश का मान जो है वो समान बना रहता है। फिर बात आती है विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत, यानी कि विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत। इसके अनुसार जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है ये चाल से स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र नहीं कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु पर m द्रव्यमान है स्थिर अवस्था में, फिर बाद में अगर वो किसी वेग से गतिशील है, तो गतिशील अवस्था में और स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में अगर m1 है तो m2 गतिशील अवस्था में उसका द्रव्यमान है, तो ये जो है ये बराबर नहीं होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्यमान है वो चाल पर निर्भर करता है, चाल से स्वतंत्र नहीं होता है। इसे विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत कहते हैं। और विशिष्ट आवेश क्या होता है? विशिष्ट आवेश होता है Q/A। विशिष्ट आवेश होता है Q/A, यानी कि आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश जो होता है इसका मान गति पर निर्भर करता है। देखिए जो आवेश होता है Q, केवल Q, ये तो गति पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो विशिष्ट आवेश होता है यानी कि Q/M, यानी कि आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है ये विशिष्ट आवेश कहलाता है और यह गति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत आवेश की जो विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं वो हमने पढ़े हैं। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।